विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब हमने देखा। आज बायोमॉलिक्यूल में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो एमिनो एसिड इज ए मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर है, प्रोटीन का एकलक है। मतलब जब कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की बात की जाए, हमारे ब्रेन मसल्स की बात की जाए, हमारी स्किन मसल्स की बात की जाए, या हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट हो या डेड सेल को तोड़ने की बात हो, हर चीज़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कौन? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। तो बच्चों बात करते हैं कि और किस किस फॉर्म में एमिनो एसिड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें पता है कि एमिनो एसिड मिलेगा तो बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हार्मोन्स के अंदर, हमारी बॉडी में हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। सारे के सारे मैसेजेस हार्मोन्स के थ्रू ही बॉडी में ब्रेन से भेजे जाते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम भी बेसिकली जो होते हैं वो प्रोटीन ही हैं। और आपको एंजाइम के बारे में पता ही है कि हमारे बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस में, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनको कैटेलाइज्ड करने का, उनकी दर को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो एंजाइम ही करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारी बॉडी में बच्चों एंजाइम नहीं होते तो एक समय का भोजन पचाने में 50 साल लग जाते, जो हम एक ही टाइम में आराम से पचा डालते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, एंजाइम अपने काम में लग जाते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देते हैं। तो ये सब एंजाइम के थ्रू हो रहा है, और एंजाइम मूलतः प्रोटीन ही हैं। चाहे चॉकलेट खाएं, चाहे कुछ और खाएं, एंजाइम प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए लगातार सतत कार्यशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर में कि एक एथलीट एक्सरसाइज करने से पहले या रनिंग करने से पहले प्रोटीन पाउडर लेता है, क्योंकि उसकी डाइट के लिए हाई प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले जिलेटिन जैसे सब्सटेंस भी प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोटीन है वो आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में लोगों के जोड़ों के दर्द होने लगते हैं, क्योंकि हड्डियों के बीच पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस तरह हड्डियों के बीच पाए जाने वाले जो ऑयल हैं, जो हम कह सकते हैं बॉडी के जो ग्रीस हैं, वो भी बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है, और हमारी बॉडी में कोलेजन, एंटीबॉडी जो कि रोगों से लड़ने में हमारी बॉडी को, एंटीजन से लड़ने में हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव पावर देते हैं, एंटीबॉडी कहलाते हैं। और गामा ग्लोब्यूलिन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने के लिए जो काम में आते हैं वो प्रोटीन एंटीबॉडी होते हैं। इंसुलिन, आपको पता होगा कि जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो भी बेसिकली प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। कभी कभी हमें प्रोटीन एनिमल के थ्रू मिलता है, कभी कभी वेजिटेबल्स के थ्रू मिलता है। जो आपके नॉन वेज होते हैं वो एनिमल प्रोटीन का भी यूज करते हैं, और जो वेज लोग होते हैं वो वेजिटेबल्स प्रोटीन का यूज करते हैं। खैर, किसी भी तरीके से प्रोटीन को कंज्यूम करें, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग प्रोटीन को सीधे पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो सीधे प्रोटीन पाउडर को यूज करते हैं। और कई बार प्रेग्नेंट या गर्भवती माताओं को भी डॉक्टर प्रोटीन एक्स पाउडर की ही सलाह देता है। कई लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी मसल पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए लगातार प्रोटीन का पाउडर यूज करते हैं।
इसके अलावा आपने देखा है कि जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में ही होता है, और जब हम दाल खाते हैं या कोई भी फलीदार प्लांट ले रहे होते हैं अपने भोजन में, अपने फूड मटेरियल में, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोटीन है वो हमारी लार में पाए जाने वाले एंजाइम के थ्रू एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, और यही एमिनो एसिड कच्चे माल के रूप में हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में पड़ा रहता है। जब जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एमिनो एसिड राइबोसोम में आकर एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जिसके बारे में हम आगे और भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी हम केमिकल फार्मूले की तरफ चलते हैं कि जो एमिनो एसिड होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ मैंने इंडिकेट किया है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली प्रोटीन के मोनोमर होते हैं और जिनमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और एक NH2 ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर COOH और NH2 एक एसिड और एक बेसिक दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं तो इसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक और एसिडिक ग्रुप के अलावा एक एल्काइल चेन भी होती है, और इस एल्काइल चेन की जगह पर हम 25 टाइप के ग्रुप ऐड कर सकते हैं, और यही 25 टाइप के ग्रुप एमिनो एसिड के प्रकार को क्लासिफाइड करते हैं, मतलब एमिनो एसिड के प्रकार बनाते हैं। तो 25 प्रकार के एमिनो एसिड हो सकते हैं, जिसमें से 10 एमिनो एसिड या 9 एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इन्हें हमारी बॉडी बना नहीं सकती। इन्हें लेने के लिए हमको केवल और केवल अपने भोज्य पदार्थों पर, अपने भोजन पर, अपने फूड मटेरियल पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। जबकि इनके अलावा और जितने भी एमिनो एसिड हैं उन्हें हमारी बॉडी खुद फॉर्म कर लेती है, इसलिए हमें उनके लिए किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना होता है। तो ये एमिनो एसिड को एक पिक्चर में मैंने दिखाया है। अब आप एमिनो एसिड का फार्मूला आराम से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो बच्चों, एमिनो एसिड अब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं वो एमिनो एसिड मोस्टली अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। यहाँ पर एक गामा एमिनो एसिड दिखाया है, और यहाँ मैंने इंडिकेट किया है कि COOH जो कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिनो एसिड में दोनों तरह के ग्रुप हैं, NH2 भी है और COOH भी है, एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है। लेकिन इनमें एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है। तो एसिडिक ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन बीटा कार्बन है, और तीसरे नंबर का कार्बन गामा कार्बन है। जब NH2 अल्फा कार्बन से लगा होता है तो इसे हम अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं, जब बीटा कार्बन से लगा होता है तो इसे हम बीटा एमिनो एसिड कहते हैं, और जब गामा कार्बन से लगा हो तो गामा एमिनो एसिड कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं अल्फा एमिनो एसिड। अब बात करते हैं थोड़ी सी अल्फा एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, 3 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, एक न्यूट्रल एमिनो एसिड, एक एसिडिक एमिनो एसिड और एक बेसिक एमिनो एसिड। तो न्यूट्रल या उदासीन एमिनो अम्ल क्या होते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या होते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। अगर किसी एमिनो एसिड में एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप ही है तो इस तरह के एमिनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। एक में आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे बीच का कार्बन है उससे H जुड़ा हुआ है और दूसरे में CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसी H और CH3 की वजह से इनके नाम अलग अलग हो गए हैं। बाकी इनमें एक ही बेसिक ग्रुप है NH2 और एक ही एसिडिक ग्रुप है COOH। एसिड और बेसिक ग्रुप बराबर नंबर में है, इसलिए इसे हम न्यूट्रल एमिनो एसिड कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले एमिनो एसिड की, लाइसीन। इसमें आप देख रहे हैं कि साइड चेन के फॉर्म में एक 4 कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो NH2 ग्रुप हो गए हैं और COOH ग्रुप तो एक ही रह गया। तो एसिडिक ग्रुप की कंपैरिजन में बेसिक ग्रुप का नंबर बढ़ गया है, इसलिए इस तरह के एमिनो एसिड को हम बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। तो लाइसिन जो है वो बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। तीसरा एमिनो एसिड है एसिडिक एमिनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो COOH ग्रुप हैं, साइड चेन में CH2COOH मतलब एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ है,
इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो COOH ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप 2 हो गए हैं और बेसिक ग्रुप तो एक ही रह गया। तो इस तरह के जो एमिनो एसिड हैं वो एसिडिक एमिनो एसिड कहलाते हैं और एसिडिक एमिनो एसिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड ही है। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें कहते हैं जिन्हें हमारी बॉडी सीधे फॉर्म नहीं कर सकती, जिनके लिए हमें अपने भोज्य पदार्थों पर, अपने फूड मटेरियल पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, जिनके फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इनके नाम आपको याद करना होंगे और यहाँ पर ट्रिक भी लिखी है, तो जैसे भी हो आपको इनको याद करना ही है। तो बच्चों ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर कई सारे अमीनो एसिड के डायग्राम बनाए हुए हैं, फिगर बने हुए हैं, लेकिन मूलतः बात जो है, बेसिक बात जो है वो यही है कि इनमें एक एसिडिक एक बेसिक ग्रुप के अलावा साइड चेन के फॉर्म में जो ग्रुप बदलते जाएंगे तो अमीनो एसिड के कई रूप हमें देखने को मिलेंगे। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमीनो एसिड या प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग, कौन सी डिसीज़ हो जाती है, तो मरासमस या क्वाशियोरका या हिंदी में बोले तो कुपोषण जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें त्वचा भदरंगी हो जाती है, अक्सर बच्चों में देखने मिलता है, पेट बड़ा हो जाता है, पसलियाँ दिखाई देती हैं और इस तरह की जो बीमारी है उसे हम क्वाशियोरका कहते हैं। ठीक है, तो आगे की बात अब अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इनके नोट्स बना लीजिए, इनको समझने की कोशिश करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया है तो ही आपको अगला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपनी प्रोटेक्शन करें और कोरोना काल में अपने अध्ययन को जारी रखें। सीखने सिखाने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।